हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि एल्काइनों के नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण से आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर इसमें मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एल्काइनों का नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण ये होगी इसकी मुख्य अवधारणा। अब देखो, एल्काइनों के नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एल्काइन थी इस तरह से, इसका आपने नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण किया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो होगा क्या कि या तो ये एल्कीन में बदल सकती है या इसको अपने एल्केन में बदल सकते हैं। तो नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि इस चीज पर कंट्रोल होना कि अपने इसको एल्कीन में बदलना है या एल्केन में बदलना है। अब कुछ ऐसे हाइड्रोजनीकरण की विधियां होती हैं जिसमें अपने ये नियंत्रण नहीं होता कि वो एल्कीन में बदलेगी या वो सीधा जो है वो अंत में अपने को जो अंतिम उत्पाद जो होता है वो एल्केन बना के देता है। लेकिन नियंत्रित हाइड्रोजनीकरण में ऐसा नहीं होता। अब इसके लिए देखो उत्प्रेरक कौन से होते हैं। इसके लिए मुख्यतः दो उत्प्रेरक लिए जाते हैं। पहला तो होता है लिंडलार उत्प्रेरक, इसमें पैलेडियम कृत चारकोल का प्रयोग लिया जाता है या पीडीसी अपने जिसको लिखते हैं। और दूसरा होता है रेने निकल। क्या होता है? रेने निकल। अब देखो रेने निकल की जो है क्रिया विधि अपने समझते हैं कैसे होती है कि जैसे मान लो अभिक्रिया लिखते हैं सबसे पहले कि ये मान लो कोई एल्कीन थी, एल्काइन इस तरह से, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपने, मतलब हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, तो इससे क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। मान लो इस तरह से ये एल्कीन बन गया। उत्प्रेरक अपने यहाँ पे मान लो रेने निकल लिया है। रेने निकल, रेने निकल क्या होता है? एक तरह से निकल जो होता है उसको चूर्णित किया होता है, यानी उसका पाउडर बनाया होता है। देखो होती क्या है अभिक्रिया कि सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो है इस तरह से, ये मान लेते हैं अपने रेने निकल की सरफेस है यानी सतह है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जो है वो आके जुड़ जाएंगे इस तरह से। हाइड्रोजन परमाणु सीधे जो है वो इसके ऊपर नहीं जुड़ेंगे। सबसे पहले क्या होंगे, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इस रेने निकल की सतह पर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गए? यहाँ पर अधिशोषित हो गए। अब देखो क्या होगा कि ये जो एल्काइन है, एल्काइन है, और जो रेने निकल है, अपने देखा था अभी कि रेने निकल की सतह पर हाइड्रोजन परमाणु जो है वो अधिशोषित हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु जो रेने निकल की सतह पर अधिशोषित हो चुके हैं वो इस तरह से होंगे, ये हाइड्रोजन होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो त्रिबंधित कार्बन है इनके बीच में क्या होने लग जाएगा? आकर्षण बल होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो बंध है इसकी ध्रुवता क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए ये बंध तो क्या होने लग जाएगा? वीक होने लग जाएगी। ये जो त्रिबंध है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में धीरे धीरे बंध बनना जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि ये कार्बन कार्बन के बीच में से एक बंध टूटेगा दोनों के, और एक एक बंध दोनों किसके साथ बना लेंगे? हाइड्रोजन के साथ। और ये जो निकेल धातु है ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। और यही तो काम होता है उत्प्रेरक का कि अभिकारक अभिक्रिया के होने में सहायता करता है और अभिक्रिया के अंत में पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो होता क्या है कि सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु जो है वो निकेल धातु की सतह पर क्या होंगे? अधिशोषित होंगे। उसके बाद में ये अधिशोषित जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एल्काइन के जो अणु है उसके साथ दुर्बल बंध बनाएंगे। उसके बाद में ये निकेल की सतह से तो विशोषित हो जाएंगे और कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये क्या बनाएंगे? एल्कीन। और इसी तरह ये एल्कीन जो है, ये एल्कीन जो है ये दोबारा निकेल धातु के ऊपर जो अधिशोषित हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसके साथ जुड़ेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इनके बीच में दोबारा इस तरह से बंध बनेगा और ये दोबारा क्या होंगे?
अलग हो जाएंगे और क्या बना देंगे, RCH2 R। तो ये तो क्या हो गया, एल्केन। ऊपर क्या बना था, एल्कीन। और ये निकल धातु जो है रेने निकल, ये दोबारा उत्प्रेरक के रूप में अगली अभिक्रिया के लिए तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।